आइए, पिछले क्लास में हम गॉस थ्योरम पढ़े थे। आज हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और जिसमें पहला एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर या लॉन्ग इनफाइनाइट थिन चार्ज वायर। इसके कारण हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इसमें पहला एप्लीकेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite thin charge वायर। क्या पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, इसके कारण इनफाइनाइट थिन या इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज वायर, ऐसा वायर जो चार्ज हो। एक मान लीजिए ये कोई चार्ज वायर है, एक वायर है जो चार्ज है, इस पे चार्ज क्यू है, ऐसे प्लस चार्ज ले लेते हैं। तो इसके कारण मान लीजिए आर डिस्टेंस पे यहां कहीं पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा यही फाइंड आउट करेंगे। किसको यूज करके, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम को यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, दो तरह का गॉसियन सरफेस होता है। जब पॉइंट चार्ज हो तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, वही जब लाइन चार्ज होता है तो उसके लिए हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपसे यहां पूछ रहा है, बताइए कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये आर डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां क्या है। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। एक सिलेंडर बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। यही पूछा जा रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा यहां। तो मान लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ई, और प्लस चार्ज है तो किधर होगा, आउटवर्ड। हमेशा क्या होगा, यहां पूछे तो यहां भी क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पूछे तो यहां भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक, ऐसे सेम इधर भी होगा आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डी कॉस थीटा। तो एरिया लेना होगा, तो इधर हम ई लिए हैं तो एक छोटा सा एरिया यहां कट कर लेते हैं, एक छोटा सा एरिया कट कर लेते, और ये डी ए छोटा सा एरिया कट कर लीजिए, इधर भी छोटा सा एरिया कट कर लीजिए, ये डी ए 1 कर लेते हैं, यहां भी छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं, डी ए 2 कर लेते हैं,
और एक इधर भी छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं DA3। ऐसा करते ये सरफेस को सरफेस 1, सरफेस 2 और इसे सरफेस 3 मान लेते। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो यहां तीन ये सरफेस दिख रहा है, यहां सरफेस दिख रहा है और एक कर्व सरफेस दिख रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि फाई का बात करें तो कितना होगा, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, पहला में E dA 1 cos थीटा प्लस E dA 2 cos थीटा 2, इसे थीटा 1 ले लेते हैं, थीटा 2 ले लेते हैं। सर थीटा क्या है, ये एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यहाँ एंगल कितना है, थीटा 1 का बात करें तो 0, यहाँ कितना एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, तो थीटा 2 90 डिग्री, और यहाँ थीटा 3 कितना है, थीटा 3 90 डिग्री। तो यहाँ क्या, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया A2, और यहाँ हो जाएगा E dA 3 cos थीटा 3। यहां देखते हैं कि थीटा क्या है, E dA 1 cos थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, तो 0 प्लस E dA 2 cos थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, E dA 3 थीटा कितना है यहां भी 3 90 डिग्री, और cos 90 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, ये आ गया, अच्छा E को बाहर कर लेते हैं, E dA1, E dA1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, नहीं तो एक लाइन और लिख लेते हैं, E dA1 ये हो गया D5 टोटल, और ये जो कांस्टेंट है यहां से इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा E dA1, इसे इक्वेशन 5। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछले क्लास में पढ़े थे, ये होता है टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, E dA इंटू E dA1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। यहां से इसीलिए E बराबर क्या हो गया, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट dA1, और ये जो है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एल। तो यहां से यदि देखें तो E बराबर, जब ये L ऊपर गया तो Q अपॉन L, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया, और Q अपॉन L को क्या कहते हैं, Q अपॉन L को क्या कहते हैं, तो देखिए
ये वायर है, ठीक, जिसपे मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज कितना है Q। तो Q है यहाँ Q और L क्या है लेंथ, Q अपॉन L को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा बराबर क्या होगा Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन L को कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से यदि पूछा जाए कि E कितना होगा तो ये होगा लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये। क्या हो गया E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। अर्थात यदि आपसे हाँ एक लाइन ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा लिखना होता है इसके बारे में, जैसे क्या कंसीडर या लेट अस कंसीडर an infinite चार्ज वायर, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है with linear charge density is क्या है लेमडा, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लेमडा। लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए यहाँ इंग्लिश को मिटा देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ऐसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R पे कैसे डिपेंड करता है, तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल R पे डिपेंड करता है। यहां से एक ग्राफ भी बनेगा, रुकिए एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। एक बार ऐसा करके इसे समझ लेते हैं फिर से। आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को का एप्लीकेशन यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण। तो कैसे होगा, तो एक लॉन्ग वायर कंसीडर कर लिए, एक लॉन्ग वायर कंसीडर कर लिए, एक लॉन्ग वायर कंसीडर कर लिए जिसपे कितना चार्ज है प्लस चार्ज Q चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी कितना होगा Q बाय L, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय L। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए यहाँ तीन सरफेस है, एक ये, एक सरफेस ये हुआ और एक ये हुआ, तो तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और तीनों का सम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा जोड़ देंगे, पहला सरफेस के कारण, दूसरा सरफेस के कारण, तीसरा सरफेस के कारण। और देखते हैं पहला सरफेस में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री है। यही दूसरा सरफेस में 90, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, और तीसरा सरफेस में देखते हैं दोनों के बीच 90 डिग्री है, और cos 90 cos यहां से 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल किसके कारण होगा, कर्व सरफेस एरिया के कारण होगा। और यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E बराबर इतना आ गया, सॉरी डी फाई बराबर, सॉरी फाई बराबर E डी ए, यहां से इक्वेशन फर्स्ट। और गॉस थ्योरम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम इक्वल किए तो यहां से E बराबर ये आ गया, E बराबर आ गया Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dA, और dA कितना है, और dA का इंटीग्रेशन होगा कितना, क्योंकि dA का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई RL, तो यहां से 2 पाई RL जब यहां रखे तो ये आ गया, और जब हम L को ऊपर ले गए तो Q बाय L को कहते हैं लेमडा। लेमडा जहां क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R। तो जब भी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा जाए, सॉरी जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए लॉन्ग वायर के कारण r डिस्टेंस पे, तो कितना होगा लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। कभी कभी यहां से ग्राफ भी आता है कि बताइए ग्राफ बिटवीन
क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r के बीच, तो क्या होता है, ये इनवर्स का रिलेशन होता है। यही होता है कि हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1r का। ठीक, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करता है, तो आप ये याद रखेंगे यहां से। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।